हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सितारे हरिंद्र, मुख्य अतिथि डॉक्टर विपिन बिहारी यादव, हमारे आचार्य रघुरामा दादा और हमारे शिक्षक महोदय और सभी आए हुए बहनों, भाइयों, साधकों, बच्चों और जो लोग नहीं आए हुए हैं, जो अनागत हैं, उन्हें भी उन सबको मेरा आज जो विषय रखा गया है अंग्रेजी में ह्यूमन वैल्यूज, इसका इरोजन और इसका सॉल्यूशन, हिंदी में नैतिक मूल्य, इसमें क्रमिक क्षरण और इसका समाधान। विषय इतना गंभीर है, इसके डिटेल्स में जाने में इसमें नैतिक शब्द है जो समीचीन है और सब इस संपूर्ण धरती के लिए नैतिकता में आती हुई गिरावट के लिए सभी लोग चिंतित हैं। लेकिन इस शब्द के साथ और एक मूल्य जुड़ा हुआ है। मूल्य इस विषय वस्तु के साथ जुड़ने के कारण यह और सब्जेक्ट बहुत क्लासिकल हो गया है, जिसके लिए एक व्याख्यान कम पड़ेगा। इसके लिए व्याख्यान माला होनी चाहिए। मैं आग्रह करूंगा सर्वप्रथम के हमारे बीच कॉलेज के प्रोफेसर हैं और सभी बुद्धिजीवी हैं और संपूर्ण विश्व में अपना बौद्धिगत और आध्यात्मिक ज्ञान प्रसारण के लिए और उसे कार्यान्वयन के लिए हमारे सन्यासीगण यहाँ उपस्थित हैं। आग्रह प्रथम मैं करूँगा कि अभी संपूर्ण दुनिया में सब लोग इतनी भौतिक भोग मानसिकता से ग्रसित हैं कि ऐसा क्लासिकल सब्जेक्ट जिसकी बहुत ही नितांत आवश्यकता है, उसकी ओर से ध्यान मोड़ रहे हैं। और दुख की बात है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे टीनेजर्स जो हैं, अब तो 30 वर्ष के हमारे ही बच्चे, घरों के बच्चे, ग्लोब के बच्चे, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में कृत्रिम बौद्धिक बुद्धि आ गई है। आप सब लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। एक तरफ तो इधर मानवीय क्लोनिंग हो रहा है, AI के कारण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण तमाम ग्लोब के जो थिंक टैंक हैं वो बहुत ही चिंतित हैं कि क्या होगा, उसको इमेजिन कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी ओर रिसेंटली हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि मिश्रित परिवार का यह भारत, ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग जानते हैं कि केवल 4 का कंसेप्ट आ गया है, वाइफ, हस्बैंड, 2 बच्चे। तो इतना तक तो आ गया है केवल ये कि न्यूक्लियर फैमिली में सिमट गया है संपूर्ण विश्व। लेकिन उससे और आगे बढ़ गया है। एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, माँ है, बाप है और 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, तो उस चारों में भी आप गौर करके देखिए, ये जो सबके हाथ में एंड्रॉयड फोन है,
उससे एडिक्टेड इतने हमारे बच्चे हो गए हैं कि चारों जने अपने अपने इस मोबाइल में घुसे हुए हैं। वो चार भी निकट नहीं है। इसलिए न्यूक्लियर फैमिली क्या कहा जाए, ये अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। हर एक आदमी अपने में, उस बच्चे को माँ से केवल खाने की जरूरत है, माँ को केवल खिलाने की जरूरत है, फिर चारों अपने अपने में अलग हो गए। इस कदर हमारी नई पीढ़ी का हश्र हो रहा है और एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है कि आगामी 5 वर्षों में क्या होगा, किसी की भी कल्पना बिल्कुल निर्निमेष आकाश की ओर देख रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। और एक तरफ फिर देख रहे हैं कि हमारा जो ओल्डर जनरेशन है वो अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति को थोड़ा अतिरेक होकर, साइंटिफिक टेम्पर से अलग होकर, कुछ भावुक होके वो भी विगत से, भूत से इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि उसको साइंस को रबर जैसे तीर कर उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। और फिर विज्ञान की जो ऊंची उड़ान है उसको भी डिनाई करना है। दूसरी तरफ ये जो इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस है, ये जो साम्राज्यवादी ताकत है, इसका जो गठजोड़ है, हेगेमनी है, इन तथाकथित बाबाओं से जिनको आप देख रहे हैं, और ये धन कुबेर, ये तथाकथित बाबा और ये नेता और अभिनेता, इस तीनों का जो ट्रायंगल है, इस तीनों का जो बरमुडा त्रिकोण है, इसमें तमाम इस विश्व की सारी शक्तियां, सारे उन्नयन के मनोकामी बोधि और संबोधि प्राप्त लोग भी बहुत निर्निमेष परम पुरुष की ओर ताक रहे हैं कि क्या होगा। तो धरती इस मोड़ पर अभी खड़ी हुई है। वैसी परिस्थिति में ऐसे विषयों को सामने लाना और समाज के गली मोहल्लों तक ले जाना हम लोगों का परम दायित्व है। तो इसके लिए तमाम ग्लोब के और खासकर भारत के जो बुद्धिजीवी टैंक हैं, थिंक टैंक है, उनको इस पर सोचना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा गैप क्रिएट हो रहा है। इस गैप की दिशा उस ओर जा रही है, उस मुहाने पर जा रही है, उस बारूद के ढेर पर दुनिया खड़ी है कि एक विस्फोट होगा और जो विभिन्न प्रजातियों का जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, हो सकता है यह मानव प्रजाति भी एक्सटिंक्ट हो जाए, ऐसी संभावना देखी जा रही है। इसलिए गंभीर मोड़ पर हम लोग खड़े हैं। तो ऐसे माहौल में यह जो नैतिक मूल्य, इसकी गिरावट और इसका समाधान पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हमें थोड़ा गहनता से सोचना पड़ेगा कि बुद्धि और बोधि के बीच का जो एक सिल्वर लाइनिंग है, वहाँ हमें से गौर से सोचना होगा। और हम लोग जानते हैं एक चीज़ इस दुनिया में बात हो रही है, एक रिलीजन जिसको हम लोग कहते हैं और एक आध्यात्म। सभी लोग जानते हैं, 2 टर्म से सभी वाकिफ हैं। लेकिन ये जो टर्म है, शब्द है, शब्द का जो क्वाइनिंग होता है और प्रकृति में, ब्रह्मांड में जो प्रकृति का एक स्पॉन्टेनियस फ्लो चल रहा है बिना किसी आशा अपेक्षा के साथ, ये जो शब्द का क्वाइनिंग, शब्द का गठन और ये जो वास्तविक प्राकृतिक फेनोमेना, दोनों में एक बिलगाव है। तो हम तमाम बुद्धिजीवी और सामान्य लोग भी ये जो शब्द का ब्रह्मजाल है उसमें फंस रहे हैं। ये शब्द की चतुराई और शब्द की सम्मोहकता से हम लोग इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि जो नेचुरल फेनोमेना, ये जो भूमा सत्ता का जो नेचुरल फ्लो है परम चैतन्य की ओर, उसकी ओर से हमारा ध्यान भटक रहा है। और यह जो पैराडॉक्स है, यह जो डायलेमा है, उसमें फंसकर हम लोग धुआंसे में
स्मॉग में फंसते चले जा रहे हैं। यहाँ हम लोगों को गौर करना पड़ेगा। मैं शुरुआत करता हूँ, यह जो शब्द है, जैसे नैतिक मूल्य है, जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, भगवान शब्द ही ले लीजिए। भगवान की अगर अनुभूति नहीं होती है तो भगवान एक शब्द है, नैतिक मूल्य एक वर्ड है। तो पहले वह एग्जिस्टेंस आया, तथ्य आया कि पहले शब्द आया। इसको हम लोग थोड़ा सा गहराई से देखें। हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री पर, जानते हैं, बोलते भी हैं कि 100 डिग्री पर पानी बॉयल करता है। इसी जगह सोचने की बात है कि 100 डिग्री पर पानी बॉयल करता है कि पानी बॉयल करता है, उसे हम अपने इंस्ट्रूमेंट से सेंटीग्रेड स्केल पर कहते हैं 100 डिग्री है, या फ़ारेनहाइट स्केल पर कहते हैं 132 डिग्री है। तो पहले यह मेजरमेंट हुआ या पानी का बॉइलिंग हुआ, तो बात हम लोगों का प्रोनाउंसमेंट जो होता है, हम लोग बोलते हैं कि 100 डिग्री पर पानी गर्म होता है। तथ्य उल्टा है। तथ्य ये है कि पानी जब बॉयल होता है तब हमारा जो मेजरिंग माइंड है वो अपने स्केल पर बोलता है कि 100 डिग्री है। तो पहले प्राकृतिक और विश्व ब्रह्मांडीय फेनोमेना है, बाद में उसके लिए शब्द गढ़ा जाता है। और शब्द इसलिए गढ़ा जाता है कि नए मनुष्य के लिए, नए बच्चों के लिए एजुकेशन की यह प्रणाली है कि शब्द एक प्रतीक है, शब्द एक सिंबल है, शब्द के द्वारा, शब्द एक भाव का वाहक है, कैरियर है, उसके द्वारा हम तथ्य पर जाते हैं। इस बात को हम लोग को जानना, इस दोनों के बीच के सिल्वर लाइनिंग, दोनों का जो सूक्ष्म अंतर है, यहाँ से हम लोगों की अपनी बुद्धि को अभ्यस्त करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग शब्द ब्रह्म जाल में हम लोग फंसते चले जा रहे हैं। सारी दुनिया फंस रही है। इसकी ओर जो टॉर्च लाइट जो देते हैं वो विश्व के तमाम बुद्धिजीवी, बोधिजीवी, सद्विप्र, महासद्विप्र जब फेल कर जाते हैं तब तारक ब्रह्म का आविर्भाव होता है। तो मैं थोड़ा जेनेसिस में जाऊं कि मनुष्य को इस धरती पर आए हुए 10 लाख वर्ष हुआ है। प्रथम मनुष्य धरती पर आया 10 लाख। और हम मनुष्य, हम जो हैं, हम लोग जानते हैं कि परम चेतना के, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के, जिसको हम लोग विभिन्न भाषा में भगवान, गॉड, अल्लाह, खुदा जो भी कह लें, वाटर को पानी कहें, पानी को वाटर कहें, इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह शब्द है। शब्द की इंगिती कहाँ है? शब्द कहाँ हमारे मन को ले जाना चाह रहा है, उस ओर हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो 10 लाख वर्ष वाले मनुष्य आया, और यह मनुष्य जो है यह परम पुरुष का डीएनए है। उपनिषद में कहा गया, हम लोग जानते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इवन साइंस में अब कह रहा है कि ये मिनिएचर यूनिवर्स है। यूनिवर्स में जितना भी कंटेंट है, एक बालू के कण में भी उतना कंटेंट है, उस कंटेंट है। इसलिए हम लोग परम पुरुष के डीएनए हैं। जितनी भी फैकल्टीज उस भूमा सत्ता में है, उतनी फैकल्टीज चाहे हाइबरनेटेड हिमनिद्रा के रूप में हो, हाइबरनेशन में हो, या डॉर्मेंसी में हो, या सुसुप्ति में हो, अवलुप्ति में हो, छिपकर हमारे मन में है सारी फैकल्टीज। हम लोग अपने, हर मनुष्य के मन में अनंत विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। फर्क यही पड़ता है कि हम चाहते क्या है। जिस चीज को चाहते हैं, वह फैकल्टी जो हमारे मन में प्रसुप्त है, सुसुप्त है, उसका उद्बोधन होता है, उस पर हमारे ध्यान का फोकसिंग होता है, और उसका पुष्प प्रस्फुटन होता है। यही है। इसलिए पहली बात, इस दुनिया में जो बल्क ऑफ द मेजोरिटी में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि भगवान कहीं ऊपर हैं और हम नीचे हैं, हम छोटे हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हम लोग सभी ग्रसित हैं अज्ञान के कारण, खासकर आध्यात्मिक ज्ञान के कारण। और उसमें भी खासकर यह जो तथाकथित रिलीजन है, यह जो रिलीजियोसिटी है, और यह जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी एक साइंस है, ये इस दोनों का जो पैराडॉक्स है,
ये दोनों का जो डायलेमा है, इसमें संपूर्ण विश्व फंसा हुआ है। भगवान श्री आनंद मूर्ति जी ने प्रथम बार इस धरती पर धर्म शब्द को डिफाइन किया है। तो मैं थोड़ा पीछे की ओर जा रहा था कि यह हम लोगों का सबका मन, चाहे वो घास गढ़ने वाला कोई मनुष्य हो या ग्लोब के एपेक्स पर बैठा हुआ कोई बुद्धिजीवी हो या बोधिजीवी हो, दोनों परम पुरुष के डीएनए हैं, दोनों समान हैं। और हर मनुष्य का मन दोनों तरफ चलता है, सूक्ष्म की ओर चलता है, स्थूल की ओर चलता है, बहिर्मुखी है और अंतर्मुखी है। यह मानव मन का एक स्पॉन्टेनियस स्वतः स्फूर्त प्रवाह है। वो प्रथम मनुष्य आते आते उसमें मनीषा का विकास हुआ, उसमें बोधि का विकास हुआ है, और आज 21वीं शताब्दी में यह मैक्सिमम अपेक्स पर जा रहा है। तो आज से 7,500 वर्ष पहले भगवान सदाशिव आए, प्रथम तारक ब्रह्म। उस समय तक मनुष्य का जो यह बहिर्मुखी मनोधारा है, जिसको हम वैदिकी धारा से जानते हैं, अभित हैं, और उसकी जो अंतर्मुखी धारा है, जब बुद्धि अपेक्स हो जाती है, पिनाकल्ड हो जाती है, तब उसका मनुष्य का मन चेतना में समन्वित हो जाता है, चेतना के साथ एकाकार हो जाता है। ये दोनों दिशाओं में हर मनुष्य का मन चलता रहता था। जब उसको कोई दिशा निर्देश नहीं होता है, यह मूवमेंट रैंडम होता है, इतस्ततः होता है, जैसे इधर जा रहा है उधर जा रहा है। ये वेक्टोरियल नहीं होता है, ये स्केलर होता है। दशा तो होती है, दिशा नहीं होती है। तो भगवान सदाशिव ने प्रथम 7,500 वर्ष पहले इसको, उन्होंने, वो तारक ब्रह्म थे, उन्होंने स्टडी किया, देखा, और उस समय की परिस्थिति में मनुष्य की जो बुद्धि थी वो कम विकसित थी। जो बुद्धि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गिरफ्त में आ रही है, वो उस समय कम विकसित थी। लेकिन मनुष्य तो थे, मनुष्य में आंसू, मुस्कान, संवेदना, हृदय का धड़कन, विपदजनक परिस्थिति में पराभव की ओर हाँकता हुआ मनुष्य उन्होंने देखा, उसको अपने पुत्रवत बनाया। और हम लोग जानते हैं कि सदाशिव ने समराइज करके अगर कहूँ तो 3 धारा उन्होंने त्रिवेणी चलाए। आध्यात्मिक विज्ञान में हम लोग जानते हैं कि हम सबों के जो हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर है, उसके मूलाधार से ही त्रिवेणी चलती है, जिसको आध्यात्मिक पैरेलेंस में गंगा, जमुना और सरस्वती कहते हैं। वो 3 नाड़ियां हैं जो युक्त त्रिवेणी से ऊपर उठकर आज्ञा चक्र पर, त्रिकुटी पर मुक्त त्रिवेणी में कन्वर्ट हो जाती है। ये सब कुछ सिंबॉलिक है, शास्त्रीय सिंबल्स है, जिस सिंबल्स के चक्रव्यूह का भेदन भी मन को, जो रिसर्चर हैं, चाहे आध्यात्मिक रिसर्चर हैं या वैज्ञानिक रिसर्चर हैं या योगा साइकोलॉजी या पैरा साइकोलॉजी के पर्दे को छेद कर, पियर्स कर आगे बढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं और मानवता को लाभ से लाभान्वित करते हैं। तो ये जो त्रिवेणी है, सबके अपने अपने स्ट्रक्चर में सब मनुष्य को है। तो सामूहिक रूप से भगवान सदाशिव ने 3 धारा चलाई, उन्होंने 3 धाराओं का सूत्रपात किया। हम लोग जानते हैं उन्होंने संगीत दिया, तंत्र साधना दी, उन्होंने आंदोलन भी किया, वो देव दानव का युद्ध जिसको हम लोग कहते हैं उन्होंने किया, उन्होंने लीड भी किया। बाद में ये जो आर्य और अनाज थे, उन्होंने अपने कोमल महादेव के रूप में उन्हें स्वीकारा। तो उन्होंने त्रिवेणी चलाई, 3 धारा चलाई। एक साधना की धारा, दूसरी समाज की धारा और तीसरी संवेदना की धारा। अंग्रेजी में अगर हम बोलें तो कल्ट की धारा, क्रेसी की धारा और कॉम्पेशन की धारा। कल्ट, क्रेसी एंड कॉम्पेशन। तो एक तरफ कल्ट, दूसरी तरफ क्रेसी, क्रेसी में समाज। हिंदी में अगर हम बोलें तो एक तरफ साधना, दूसरी तरफ समाज और बीच में संवेदना। और संवेदना, करुणा, कंपैशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये तीनों धारा उन्होंने
चलाई, और वो तारक ब्रह्म थे। अपना विराट अनंत स्पंदन का इम्पेटस देके उन्होंने इस धारा को आगे बढ़ाया। धारा, हम लोग कोई धारा चलती है तो हम लोग जानते हैं तरंगाकार होती है और धीरे धीरे उसकी गति में सुस्ती आती है। ये धारा आगे चलती हुई भगवान कृष्ण के युग में थोड़ी सुस्त हो गई। फिर उन्होंने योग विज्ञान देकर भारत में एक सोशल ये सामाजिक चेतना जगाकर उनका युग बीता और उस धारा में उन्होंने फिर मोमेंटम दिया। उसके बाद फिर आगे धारा आगे बढ़ी। फिर भगवान बुद्ध ने उसमें कुछ योगदान किया। उसके बाद 1300 वर्ष पहले जो मायावाद के प्रवक्ता थे, उन्होंने उस पौराणिक युग में इस धारा को और अति सुस्त कर दिया। बाद में इस सुस्ती के कारण जो मानवता में डॉगमा का आविर्भाव हुआ, उसके चलते संपूर्ण ग्लोब भोगवादी बन गया और मायावादी बन गया। और इसकी जो त्रासदी थी, उसकी विभीषिका को देखते हुए हम लोग जानते हैं गीता का वचन है कि जदा जदा ये धर्मस्य। उस क्रम में भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी आए और यह तीनों जो त्रिवेणी थी, उस पर मैं कल्ट और कृषि की बात यहाँ नहीं करूँगा। यहाँ चूंकि नैतिक मूल्य की बात हो रही है, ये जो बीच की धारा है, कंपैशन की धारा, यह जो संवेदना की धारा है, इसी के तहत उन्होंने एक नया दर्शन दिया, न्यू ह्यूमनिज्म, नव्य मानवतावाद। और उसी के ब्रांच के रूप में यह जो विषय हम लोगों का है आज, नैतिक मूल्य, हमारे सामने उपस्थित है। हम लोग इसमें चर्चा में संलीन है। अब मैं थोड़ा यह जो संवेदना, और संवेदना एक ऐसा शब्द है जिसका मैंने बहुत दिमाग लगाया, गूगल भी देखा बहुत चीज, जिसका अंग्रेजी प्रतिशब्द उचित नहीं है। सेंसिटिविटी बोलते हैं लेकिन उचित शब्द नहीं है। यह जो संवेदनिक धारा है, साधना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है संवेदना का। एक तरफ मैं बोल रहा था कि एक तरफ समाज, एक तरफ साधना, बीच में संवेदना, कंपैशन। अगर साधक कोई बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच जाए, आज हम लोग महाकुंभ में देख रहे हैं ना, डॉगमा का संसार, यहाँ जो हठयोगी हैं, यहाँ जो और क्या कहें उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, बिल्कुल डॉगमा पर संपूर्ण खड़ा है समूचा भारत और उसको महिमा मंडित कर रहा है। वो उस डॉगमेटिक विष जो है, डॉगमेटिक पॉइजन है, संपूर्ण भारतीय मानस में एक स्वीट पॉइजन की तरफ फैल रहा है। उससे बचाने के लिए इस संवेदना पर हमें जाना पड़ेगा। तो जो भी साधक हों, राजाधिराज योग के साधक से लेके हठ योगी हैं, उनमें अगर संवेदना माइनस कर दीजिए, वो सूखा वालू हो जाता है, वह जगत हितायचों के लिए बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो साधना माइनस संवेदना अगर हम करते हैं तो हम शून्यता की तरफ जाते हैं। और फिर इधर समाज जिसको कहते हैं, कृषि जिसको कहते हैं, कृषि माइनस संवेदना। कृषि से इंगित ही हमारा है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं ना, संपूर्ण विश्व को, यह जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, यह जो हमारा सिविक्स का स्ट्रक्चर है, वो आज संपूर्ण शीर्ष पर बैठा हुआ है। उससे अगर संवेदना माइनस कर दिया जाए, जो कि वस्तुतः अभी है, हमारे जो नियामक हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों या विश्व के यूएनए तो सेक्रेटरी हैं, उनका जो नैतिक जीवन है, उसका जो नैतिक मूल्य है, इसमें इतना क्षरण हो चुका है कि उसका जो हिपोक्रेटिक ये जादू है, उससे हम लोग सम्मोहित होकर उसको जान नहीं पा रहे हैं। तो उसमें संवेदना माइनस हो गई है। तो नेता या अभिनेता माइनस संवेदना, मीनिंग देयर बाय कृषि माइनस संवेदना, फिर हम बालू की तरह हो जाते हैं और समाज इसी सूखापन से आज ग्रस्त है। और सूखी ये जो हमारी मानवता है, वो निर्निमेष एक नैतिक संवेदना की ओर अपना निगाह डाले हुए, जो हम लोगों का आज के मुख्य विषय है। तो यह जो नैतिक शब्द है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिराइव करना है। यह ने धातु से बना है संस्कृत का, जिसका मतलब है टू लीड, ले चलना। जैसे हम अपने छोटे बच्चे को जब उठता गिरता है तो माँ या पिताजी या भाई उसका उंगली पकड़ कर लेते चलते हैं।
हमारे बाबा ने प्रभात संगीत दिया है, उसका प्रथम गाना है बंधु है लिए चलो, मतलब उंगली पकड़ कर लेते चलो। तो ने का मतलब है ले जाना, आगे की ओर ले जाना। अब ये इसी से और शब्द बनते हैं, जैसे नयन हम लोगों का है, आँख है, आँख खुला रहेगा तभी तो हम कहीं जाएंगे। तो ने प्लस अन बराबर होता है नयन। और नायक को भी अगर हम की व्युत्पत्ति करें, ने प्लस अक होता है नायक, और उसी से अनेकों शब्द बनते हैं। ये नेता जो हम लोगों के सामने हैं, या ये जो सूडो अभिनेता हैं, जो भी नेता हैं, वस्तुतः वो वर्ड हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो नाक की बाल नहीं है, वो नाक का नेता है, जिसे फेंक देना चाहिए निकाल के। तो ये ने से विभिन्न शब्द बनते हैं। ये जो शब्द का पानी है, शब्द अपने आप में पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शब्द का संकेत क्या है। तो इस शब्द का स्पिरिट जो है, इसका भाव है ले जाना। यहाँ एक क्वेश्चन राइज करता है, सबों के मन में करता होगा कि किसको लेते जाना, किसको ले जाना। बंधु ये नहीं है, चलो तो किसको, हुम। तो आंसर आएगा ये हम लोगों का जो मन है, यह मन हम लोगों के शरीर को ले जाता है। मन चाहता है शरीर को उतर जाता है, शरीर उतर जाता है। तो और इस मन को ले जाने वाला है, मन को जो ले जाता है, मन को ले जाने वाली सत्ता है, उसको जीवात्मा कहते हैं। उसको अंग्रेजी में हम इंटरेक्टिव कॉन्शसनेस कहते हैं। वस्तुतः वह आत्मा है और जीव मन के साथ जो अटैच्ड है, इसलिए उसको इंटरेक्टिव कॉन्शसनेस कहते हैं। वो अंतर क्रियात्मक आत्मा है, तो वो हमारे मन को ले चलता है। तो यह ले तो चलता है मन को, मन शरीर को ले चलता है। तो शरीर से संपर्कित हमारा यह टॉपिक नहीं है, मन से संपर्कित ये हमारा टॉपिक है। तो मन ले जाए, कहाँ ले जाना है ये डिसाइड करना है। कैसे ले जाए, कहाँ, कैसे, क्यों। 3 क्वेश्चन, वाइटल क्वेश्चन आते हैं कि मन को कहाँ ले जाए। और मन, हम लोग जानते हैं, भगवान श्री श्रीआनंद मूर्ति जी ने कहा है कि हम लोग का जो अस्तित्व है एक आइडियोलॉजिकल फ्लो है। हम लोग अपने मन को ही आप निरीक्षण परीक्षण कीजिए। आप कहीं बैठे हैं, आपके मन में कुछ न कुछ चल रहा है। घास गढ़ने वाला भी घास गढ़ रहा है, मन कहीं और चल रहा है, अपने बच्चे की ओर चल रहा है, गाय की ओर चल रहा है। जो नेता अभिनेता हैं, जो भी हम लोग हैं, मन में समथिंग इज गोइंग ऑन, मन इटसेल्फ इज मूविंग ऑन। मन एक प्रवाही है। तो जिसका जो विषय है, जिसका जो आदर्श है, उस तरफ उसका मन बात कराता है। घास गढ़ने वाला का आदर्श है घास, तो घास के बारे में वो सोचता रहता है। टीचर का मन है कि बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, घर में सोया हुआ है, तो किसी जो पुअर विद्यार्थी है उसके बारे में सोचता रहता है। मन को हमेशा एक विषय है होता है, और मन हमें विषय की ओर हमेशा मूवमेंट करता है। यहाँ वाइटल क्वेश्चन है कि मन हमारा संवेदनशील है। संवेदन शब्द बनता है श्रम प्लस वेदना। वेद मीन्स अंग्रेजी में जिसको हम वाइब्रेंसी कहते हैं, जिसमें स्पंदन होता है, उससे रिलेटेड ये शब्द है। ये स्पंदन, वाइब्रेंट माइंड जो है, स्पंदनिक मन जो है, यह प्रवाहमान है, कहीं रुकेगा नहीं। अगर रुकेगा, अगर मन की गति रुक जाए तो मन पत्थर और ईंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस प्रकार अहिल्या पत्थर में परिणत हो चुकी है। इसलिए मन को पीछे अगर दो ही विकल्प है मन को, चाहे तो अपनी गति करके पत्थर ईंट मेटर बन जाए, या अपने को आत्मा में, उस परम चैतन्य में समाहित करके अनंत बन जाए। 2 ही विकल्प है। तो कहाँ मन को ले जाए, जीवात्मा मन को कहाँ लेते जाना चाह रही है। तो इसका उत्तर होगा कि मन जिसका जहाँ जिस स्तर पर प्रवाहमान है, उस प्रवाहमानता को एक विषय देकर उसे परम चैतन्य में समाहित कर दिया जाए। ये हमारा विषय ये है। कैसे फिर अलग की बात है, इसके लिए यहाँ समय नहीं है। तो कहाँ का उत्तर आ जाता है कि कहाँ जाना है मन को, परम चैतन्य में। या आपके मन की अगर इच्छा है, आपके मन का विषय अगर लक्ष्मी है, तो आप कुबेर की कल्पना कीजिए और आप रखे हुए जो कॉइन है, जो
नोट है उसमें आपका कन्वर्सन हो सकता है, हो जाता है। तो ये आप पर निर्भर है कि आप अपने मन को कहाँ ले जाएं। ये जो हमारी जीवात्मा है, ये जो हमारा ये इंटरेक्टिव कॉन्शसनेस है, चूंकि वो आत्मा परमात्मा एक ही सत्ता है, इसलिए उस उनमें जो एक कंपैशनेट, एक करुणामूलक अश्रु का प्रवाह है। हर लौकिक परिवार में भी हम जानते हैं कि हर पिता माता अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, और अगर पढ़कर अपने रोजी रोटी का प्रबंध कर ले तो फिर वो अपने बच्चे को विवेकानंद बनाना चाहता है। उनके सबके अपने अपने एम्बिशन है, अपना अपना ड्रीम है। वो अपने बच्चे को भगवान के रूप में अपने गोदी में देखना चाहता है, जिस प्रकार जसोदा कृष्ण को अपनी गोदी में रखना चाहते हैं। हर मनुष्य के मन की एक आकांक्षा, यह एक स्पॉन्टेनियस आकांक्षा है सबका। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कौन मूर्ख है, कौन विद्वान है, कौन गोरा है, कौन काला है। रिलेटिविटी के दुष्चक्र से यह एब्सोल्यूट की ओर ले जाने का एक प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय फेनोमेना है। तो कहाँ ले जाना? परम पुरुष की ओर। इसलिए उपनिषद में मैं एक सिंबॉलिक कहानी है, सिंबॉलिक चीज है, उसे मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। हम लोग सुने हैं ये कल्पतरु, कल्प वृक्ष, सबों ने सुना होगा। कल्प वृक्ष के बारे में किंवदंती है, बोलते हैं ये मैथोलॉजिकल वे में कि कल्पतरु के स्टेज में जब परम ब्रह्म में चले जाते हैं तो कल्पतरु के नीचे जो जो मांगते हैं वो मिल जाता है। ये एक सिंबॉलिक भाव है, लेकिन वस्तुतः फैक्ट यही है कि तरु मीन्स वृक्ष। एक वृक्ष जो है, वृक्ष को का जो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, वृक्ष का जड़ होता है धरती के नीचे, रूट जिसको कहते हैं। रूट को हिंदी में मूल कहते हैं, मूल, अंग्रेजी में रूट कहते हैं। वो नीचे है, क्यों है? वृक्ष अपनी अभिवृद्धि के लिए जीवन रस लेता है भूमि से, इस जमीन से लेता है, उसे पानी मिलता है, फिर उसका वो रक्त बनता है, हार्मोन्स बनता है, और फिर उसमें एक नेचुरल ग्रोथ होता है। तो कहा जाता है अंग्रेजी में कि रूट इज द ब्रेन ऑफ ए ट्री। ये जो वृक्ष हम लोग देखते हैं उसका ब्रेन है, उसका जड़ जो धरती के नीचे है, भूमि। और कहा गया है स्पिरिचुअल पैरेलेंस में कि हम जो मनुष्य हैं, यहाँ एक बात और बोल दूं कि यह जो विषय है, टॉपिक है नैतिक मूल्य, यह गैर मनुष्य के लिए नहीं है। जानवर जिसको कहते हैं और जो कहते हैं उसको नैतिक और अनैतिक से कोई मतलब नहीं है। यह विषय हम मनुष्य के लिए है, और मनुष्य में भी जो एक सेगमेंट है, हमारे बच्चे जो हैं मान लीजिए 10 वर्ष तक का, उनको भी नैतिक और अनैतिक के परिचर्चा में उसको हम नहीं ला सकते हैं। जब हम 30 में आते हैं, 13 वर्ष से के आगे बढ़ते हैं, जब हार्मोन हमारा एक्टिव हो जाता है, जब उसके आम तत्व का विकास हो जाता है, वहाँ एक प्रश्न उठता है नैतिक होने या नहीं होने से। इस टॉपिक का कंसर्न उससे है। तो यह जो मनुष्य है वह अपने आप में कल्पतरु है। इस शब्द को आप लोग थोड़ा मन में रखिए, विचार करने में सुविधा होगी अपने घर में, अपने मन में। यह जो स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से मनुष्य, हर मनुष्य एक कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। अब जब ये वृक्ष है तो इसका जड़ कहाँ होगा? वृक्ष को देख जड़ चाहिए। तो यह जो फ्लोरा है इसका जड़ होता है भूमि के नीचे, और यह जो फौना का बड़ा भाई हम मनुष्य हैं, यह उल्टा वृक्ष है। यह जो कल्पतरु है उल्टा वृक्ष है। यह जो हमारा सहस्रार चक्र है, यह जो इसमें जो ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके पीछे जो उसका चित्त और अहम तत्व और महत्व है, यह सहस्रार चक्र से संपत्ति है। इसका जड़ ऊपर होता है, उल्टा। हम लोग उल्टा हैं। यह जो कल्पतरु मनुष्य है उसका उल्टा है। तो हर वृक्ष जीवन रस लेता है, वृक्ष लेता है जीवन रस भूमि से, और
मनुष्य ये परम रस लेता है भूमा से, वृक्ष लेता है भूमि से, और मनुष्य लेता है वो परम रस भूमा से। तो यह बीच में जो हमारा मन है, फ्रॉम मूलाधार टू सहस्रार तक का जो जिसका पथ है, उस पथ पर ये जो ले जाने बंधु हैं लिए चलो, वो हमारे क्वाइल सर्पेंटाइन को, हमारे कुंडली, हमारे जैविक सत्ता को लेते चलते हैं। वहाँ इस मीन्स टू लीड लेते चलना, वहाँ से इसका कनेक्शन है, स्पिरिचुअल साइंस का कनेक्शन है। और मनुष्य जब साधना करके, मेडिटेशन करके, तांत्रिक साधना करके अपने विभिन्न चक्र को भेदन करते हुए उसकी कुंडली, उसकी जैविक सत्ता, उसकी अनुचेतना जब ऊपर बढ़ती है उस परमरस की ओर, उस भूमा की ओर, तो यह जो ने रूट धातु है, मूल उसका जो गंतव्य है वो है सहस्रार चक्र, वो है उस भूमा कॉस्मिक एंटिटी की ओर यह है। और यह जब मूवमेंट होता है हमारे मन का, और मन के न्यूक्लियस में स्थित है हमारी अनुचेतना का, वो एक वाइब्रेशन में जाता है। यह जो वाइब्रेटेड कुंडलिनी है, यह जो वाइब्रेटेड हमारा मन है, तो वाइब्रेशन का एक प्रतिशब्द है हिंदी में, उसको कहते हैं संवेदना। और इस संवेदना से रिलेटेड हमारा यह विषय है नैतिक और मूल्य की चर्चा हम कर रहे थे कि मूल शब्द से मूल्य शब्द बना है। जैसे पानी से पेय हो जाता है, खाद से खाद्य हो जाता है यो लगाने से हिंदी में, उसी तरह मूल से मूल्य होता है। यह जो वैल्यूज है, यह जो मूल्य है, यह स्पिरिचुअल वैल्यू है, यह न्यू ह्यूमनिस्टिक वैल्यू है। न्यू ह्यूमनिस्टिक वैल्यू में थोड़ी सी 2 मिनट की चर्चा करूंगा, क्योंकि आनंद मार्ग के साधक तो इस शब्द से परिचित हैं, लेकिन जो अभी हमारे भाई बंधु या विश्व के लोग, जो एक नई फिलॉसफी, जो एक नया ये शब्द आया है नव्य मानवतावाद, अंग्रेजी में न्यू ह्यूमनिज्म, और इस न्यू ह्यूमनिज्म को साइंटिफिक फुटिंग देने के लिए भगवान श्री आनंद मूर्ति जी ने प्रभास संघ सरकार के रूप में उन्होंने एक माइक्रोवाटा साइंस दिया। माइक्रोवाटा साइंस का जिस्ट है, अब तक जो हम लोग जड़ और चेतन का झगड़ा चल रहा था, खास करके भारत के वांग्मय सोसाइटी में, इस झगड़ा को उन्होंने समाप्त किया। उन्होंने कहा कि जड़ नाम की कोई चीज नहीं है, इवन बालू का जो कण हुई है वह चेतन है। उसकी चेतना भले हाइबरनेटेड हो, सुषुप्त हो, लेकिन वो चेतन है। यह विज्ञान और फिलॉसफी का एक नया टॉर्च लाइट भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी ने। दूसरी तरफ उन्होंने नव्य मानवता में बाद में कहा कि हम लोग अभी तक की धरती 10 लाख वर्ष पहले का आया हुआ मनुष्य में मानवता का विकास बहुत रिसेंट तक में हुआ, हाल फिलहाल हुआ है 100-200 वर्षों में। पहले मानवता शब्द उतना ये प्रयोगार्थ नहीं था। ये जो मानवता है, अभी भी मानवता के आप सभी रो रहे हैं, लेकिन यह जो मानवतावाद है गैर मानव के लिए उतना ही और संवेदनशील है, अनैतिक है, इमोरल टू नॉन ह्यूमंस। हम मानव कहते हैं, मानव के लिए आंसू हम लोग झरझरा जाता है, लेकिन हम लोग नॉन वेजिटेरियनिज्म के चक्कर में उसके हिंसा की प्रति संवेदना और उसके प्रति अनइथिकल और इमोरल होते हुए, जानते हुए हम उसको अपने एहसास में नहीं लाते हैं। एहसास में आता भी है तो अपने जीवन में रूपांतरित नहीं करते हैं। इसलिए मानवतावाद का दर्शन फ्लॉप कर गया है। उसके फ्लॉप होने के बाद श्री प्रभात रंजन सरकार ने नव्य मानवता दे, उसको उन्होंने फिलॉसफाइज इस रूप में किया जिसको उन्होंने माइक्रोवाटा साइंस दे के साइंटिफिक फुटिंग दिया। उन्होंने कहा कि मन जब मनुष्य शब्द भी जो बना है कि जो मननशील है, जब हमारा मन चित्त से हम तत्व के स्तर तक जाके आगे महत्व की बात है, इंट्यूशन की बात है, लेकिन हम तत्व तक जाते जाते वाइब्रेंट हो जाता है, मननशील हो जाता है। चूंकि यह मन मननशील है इसलिए इसका नाम मन है, और अंग्रेजी में उसके माइंड कहते हैं।
तो यह जो मननशील है, माइक्रोबायोटा साइंस और नव मानवता के अनुसार मन तो केवल मनुष्य में ही नहीं है। जगदीश चंद्र बोस ने, भारत के प्रथम वैज्ञानिक ने कहा था कि ये जो पौधे भी हंसते हैं, गाते हैं, रोते हैं, उदास होते हैं, इसका मतलब उसमें भी मन है। और ये जो अभी क्वांटम फिजिक्स है वो भी विगत कुछ वर्षों में उन्होंने मान लिया है, माइंड को इनकॉर्पोरेट कर लिया है, जिसके पहले फिजिक्स नहीं मानता था कि मन नाम की कोई चीज है, ब्रेन है, इसको ऑपरेशन किया जा सकता है, लेबोरेटरी में इसका निरीक्षण परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन अब क्वांटम फिजिक्स भी मान रहा है कि मन है। इसलिए बायोलॉजी की दुनिया में भी हम लोग जानते हैं सभी कि सभी लोग साइकोसोमेटिक है। तो बाबा बोलते हैं कि चूंकि सब में मन है, फ्लोरा और फौना, इवन बालू के कण में भी मन है, तो जब मन को लेकर मनुष्य है तो सभी मनुष्य है। इसलिए मनुष्य का जो प्यार है, मनुष्य की जो करुणा है, मनुष्य की जो संवेदना है, मनुष्य का जो नैतिक झंकृति है, उसका वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्राउड फिलोसफी उन्होंने दिया है, यहाँ चर्चा का विषय नहीं है, उसका फ्रॉम ह्यूमन लेवल टू इनर्ट लेवल तक जाना चाहिए। उस वहां तक हमारा कंपेशन, संवेदना और नैतिक संवेदना की धारा का गंतव्य वहां तक होना चाहिए। ये विराट दर्शन उन्होंने दिया, जिससे संबंध ये हमारा टॉपिक है। तो उसमें उपनिषद का एक श्लोक बहुत अच्छा है। एक बात तो मैं जो चर्चा कर रहा था, आप लोग मन में रख लें कि हम लोग कल्प तरु है, हर मनुष्य कल्प तरु है। ये तरुज है, कल्प वृक्ष है, वृक्ष का जड़ होता है नीचे, और मनुष्य जो है कल्प वृक्ष है, उसका जड़ होता है यहाँ। और यह जो हमारा सहस्रार चक्र है, उसके ऊपर अनंत चेतना का टच है, इसलिए वह जीवन रस, वो परम रस यहाँ से लेता है और अपने स्ट्रक्चर को वो रसान्वित करता है। तो हम लोग कल्प वृक्ष है अपने आप में। वहाँ मैं इसलिए इशारा दे रहा हूँ कि ये रूट से रिलेटेड है, रूट माने मूल। तो हम लोगों का ये जो नैतिक पतन हो रहा है, यह जो नैतिक डिग्रेडेशन हो रहा है, डिक्रीजिंग जो हमारा टॉपिक है, उसका मूल कारण है कि हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो बोधि है, वो कहीं न कहीं जाके भूलती जा रही है अपने मूल को। मूल में परम चैतन्य को जब मूल से कटा रहेगा तो मूल्य तो घटेगा ही। जैसे पानी से पेय बनता है, उसी तरह मूल से मूल्य बनता है। तो वो सुप्रीम वैल्यू है, वो परम मूल्य है, जिससे हमारा टॉपिक रिलेटेड है। इसलिए कहा गया है, एक श्लोक है कि प्राणो यथा आत्मानाम अभिष्ट जीवानाम अपिते तथा सर्व आत्मवत द्रष्टव्य दयां कुर्वन्ति साधवः। कि प्राण जो है हमारा वाइटल फोर्स, वाइटल वाइब्रेंसी, अगर आपको हम चुट्टी काटते हैं तो आप आहा, और एक गाय को भी अगर चुट्टी काटिएगा वो आहा भले नहीं करे, लेकिन उसका जो अनुमानच है, उसका भी देश सिहर जाता है, वो वाइब्रेटेड हो जाता है। जो चुट्टी काटने पर आपको दर्द होता है, वही दर्द हर जीव को होता है। वही प्राणो यथा आत्मा नाम अभिष्ट, हमारा प्राण हमारे लिए जितना प्रिय है, सब जीवों का प्राण उसके लिए उतना ही प्रिय है। इस तथ्य को, इस फैक्ट को, इस तथ्य को, इस कथ्य को जो आत्मसात करता है, अपने जीवन में जीता है, उसी को कहते हैं साधु, मीन सज्जन, मीन गुड पर्सन। तो ये जो एहसास है, यह एहसास हमारे नैतिक मूल्य से जुड़ा हुआ है। तो यह जो हमारा नैतिक वर्ड है और यह जो मूल्य है, दोनों का कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हम लोगों में है। क्योंकि यह जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसको हम रिलीजन की परिधि में नहीं दे सकते हैं। रिलीजन अभी क्या कंट्राडिक्शन विषय है। इस धरती पर 3 मोटे मोटे धर्म हैं, सबों का अपना वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है, अलग अलग है, और सबों का जो रिलीजियस वैल्यू है तथा कथित धार्मिक मूल्य है, एक दूसरे से टकरा रहा है।
और रिलीजियस वैल्यू के टकराहट से यह धरती जितनी रक्त रंजित हुई है, उतना हिटलर के कारण भी रक्त रंजित नहीं हुआ। इसलिए महात्मा मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज ओपियम। अपने रिलेटिव पर्सपेक्टिव में ही वॉज वेरी करेक्ट। और अभी भी जो तांडव हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर तथाकथित धर्म से मैं नहीं कहूँगा, धर्म का एक्चुअल जो ये प्रतिशब्द है वो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल साइंस है। लेकिन तथाकथित यह जो रिलीजियोसिटी है, यह जो रिलीजियस डॉगमा है, यह जो रिलीजियस सुपरस्टिशन अंधविश्वास है, यह कभी कभी हम जो थिंक टैंक हैं संपूर्ण विश्व के, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, वो ये अभी तक शब्द का जो ब्रह्मजाल है, ब्रह्म जंगल है, उसमें फंसे हुए हैं। क्योंकि जो शब्द का एक्सरसाइज करते हैं, शब्द में जो महारथ हैं, लेकिन उसे जीते नहीं है जीवन, उसे अनुभूति में नहीं लाते हैं, उनको तो शब्द का एक लिंगुअल रोमांस से ही वो ऑब्सेस्ड होते हैं, सम्मोहित होते हैं, और उसी से अपना सारा थीसिस का विषय बनाते हैं और अपना झंडा ऊंचा करते हैं। तो वो जो प्रकृति में एक गमनागमन का एक स्पॉन्टेनियस फेनोमेना चल रहा है, फ्रॉम मैटर टू माइंड टू कॉन्शसनेस, यह जो प्रवाहमानता है, वो बिना साधना के, बिना मेडिटेशन के, वो भी मोस्ट साइंटिफिक और प्रैग्मेटिक स्पिरिचुअल परसूट्स अगर नहीं होता है, वो संभव नहीं है। तो यह जो अनुभूत नहीं करते हैं, लेकिन फिलोसफाइज करते हैं, यह जो फिलोसफाइजेशन का उसकी मेंटेलिटी है, वो अभी तक भी नहीं समझ पाए हैं कि सो तथाकथित धर्म, रिलीजियन और स्पिरिचुअल साइंस में क्या अंतर है। यह जो पैराडॉक्स है, यह डायलमा है, इस डायलमा में संपूर्ण धरती फंसी हुई है। उस धरती को इस फसान से इस निकालने की का दायित्व वैसे स्पिरिचुअल वैल्यूड इंटेलेक्चुअल को है, जिसके लिए बहुत ही अवगाहन करने की जरूरत है कि सब समस्याओं का जड़ वहाँ है। तो यह जो वैल्यू है, मोरल वैल्यू, इसके बारे में और आपको एक सूचना मैं दे दूँ आप लोगों को। बहुत ग्लोबल हिस्टोरिक इवेंट है, घटना है। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, ये 6वीं या 7वीं दशक की बात है। हम लोग जानते हैं कि ये जो इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस हैं, ये जो साम्राज्यवादी ताकत है, हम लोग जानते हैं भारत माता की जय, पाकिस्तान माता की पराजय, सब देश का अपना अपना देश चालीसा गाते हैं। ये मूर्ख बनाने के लिए, पब्लिक को विफूल करने के लिए पॉलिटिकल स्लोगन्स है। इकोनॉमी के लेवल पर, जिस पर साइंस के लेवल में बल की इकाई न्यूटन है, तो सब जगह न्यूटन है। वो मुसलमान के लिए भी न्यूटन है फोर्स की इकाई, क्रिश्चियन के लिए भी न्यूटन है फोर्स की इकाई, और अमेरिकन के लिए भी है। उसी तरह इकोनॉमिक वर्ल्ड में संपूर्ण वर्ल्ड की इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमी है, और उसमें ये जो इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस हैं वो एक है। और पर्दे के पीछे जैसे द्रोणाचार्य बनाए थे चक्रव्यूह, और चक्रव्यूह में अभिमन्यु की जान ले ली। अपने इथिक्स में तो ठीक थे, लेकिन मॉरलिटी में वो फेल कर गए। जैसे भीष्म पितामह, इथिक्स और मॉरलिटी पर थोड़ी मैं बाद में चर्चा करूंगा। भीष्म पितामह, उन्होंने अपने वो जो उनका जो साम्राज्य था, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण कराया। वहाँ उनका मेरे मोरल वैल्यू घास चढ़ने चला गया, अपने इथिकल वैल्यू को बचाने के लिए। बाद में उन्होंने पश्चाताप किया। ये गुरु द्रोणाचार्य, इसको रिलेटिव मॉरलिटी के ये दास्तान में ये बात आते हैं। गुरु द्रोणाचार्य वो गुरु थे उस समय के, लेकिन अपने ही शिष्य एकलव्य का उन्होंने अंगूठा काटा। अंगूठा काटना गुरु दक्षिणा का जो एक रिलेटिव मोरल वैल्यू था, उसके अनुसार जो ये गुरु दक्षिणा का डॉगमा होता है कि जो गुरु होते हैं उसे दक्षिणा देना ही पड़ेगा, उसलिए उन्होंने अंगूठा मांगा। लेकिन वो गुरु थे, लेकिन ह्यूमन वैल्यू जो था, एकलव्य का जो ह्यूमन वैल्यू था, मानवीय मूल्य था, मानवीय मूल्य और उसका एथिकल वैल्यू में टकराहट हुई, और उसके एथिकल वैल्यू और मोरल वैल्यू के बीच का जो सिल्वर लाइनिंग था, वहाँ वो कंफ्यूज थे या बेईमान थे, इसलिए उन्होंने ह्यूमन वैल्यू का कत्ल किया। और उसके कारण द्रौपदी का जो आज हर्ष होता है संपूर्ण विश्व में, हम लोग देख रहे हैं, विश्व पितामह की थोड़ी सी गलती के कारण
और ड्रोन के थोड़ी सी गलती के कारण ये जो सप्रेस क्लास है, इवन ये जो फीमेल क्लास है, जिसके हमारे भारत के भगवान शंकराचार्य बोलते हैं कि नारी नरक का द्वार है, आज की एक छोटी बच्ची भी आज उसको एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार है, जबकि समूचा भारत, डॉगमेटिक भारत, उस भगवान शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य को माथा पर लेकर समूचा इंडिया नाच रहा है इस डॉगमेटिक डांस में। तो ये सब इतिहास की महाजनों की जो छोटी छोटी गलती है, उसका भुगतान ये जो धरती पर लुंठित मानवता है उसको करना पड़ता है। उसका खून और पसीना बहता है, जिसका हिसाब किताब देखने वाला तारक ब्रह्म को छोड़कर और कोई नहीं है। तो ये जो इथिकल वैल्यू और मोरल वैल्यू का टकराव है, इस टकराव से जो चिंगारी निकलता है, उससे जो वो चिंगारी ज्वाला में बदल जाती है, और ये जो मुख पीड़ित मानवता है उसमें जल कर राख हो जाती है, जिसका हिसाब किताब कोई लेने वाला नहीं है। ये पॉलिटिकल नेता और अभिनेता तो पॉकेट काटते हैं नाच नाच के, और नेता अपना वोट वैल्यू के लेके उसको गिमराह करते हैं। और तो ये सब बात है। तो मैं कह रहा था कि ये जो इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस है, तो ये जो इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस है पर्दे के पीछे होते हैं ग्लोब पर, और वो सारा साजिश करते हैं। इसको चक्रव्यूह कहते हैं द्रोणाचार्य की भाषा में। वो चक्रव्यूह रचते हैं कि कैसे मानवता को शोषण किया जाए, हर प्रकार का शोषण। उसका एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क में एक कमीशन बैठाया गया, इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस ने बैठाया, और कमीशन को एक सब्जेक्ट दिया रिसर्च करने के लिए कि इंपीरियलिज्म के अस्तित्व के लिए युद्ध जरूरी है या शांति। दिस वाज द टॉपिक फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंपीरियलिज्म, वार इज एसेंशियल और नॉट। तो इस पर एक कमीशन बैठा। कमीशन के कुछ मेंबर हुए, उन्होंने रिसर्च किया, और ये रिसर्च का जो फाइंडिंग था, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट था, उसको गुप्त होना था। लेकिन उसके 10-12 मेंबर थे, उसमें एक कोई महिला मेंबर थे जिसका दिल नहीं माना, क्योंकि इतना डेंजरस और घातक और मर्डरस था कि जिसका नहीं, उसका जो एथिकल कोड था कि लीक नहीं करना है, उसने लीक कर दिया। उस लीकिंग के कारण आज सारी धरती आयरन माउंटेन रिपोर्ट को जान रहे थे। आयरन माउंटेन सब क्या है कि वो जो कमीशन बैठाया गया, कमीशन को एक वेन्यू दिया जाता है। जैसे आप आर्मी का मीटिंग करें सिंपोजियम, इसलिए वेन्यू है ये विवाह भवन। तो ये आयरन माउंटेन न्यूयॉर्क में एक आयरन माउंटेन जगह है, वैसा जगह है मकान, जो अगर बम्बार्डिंग भी हो तो उसको कोई क्षतिग्रस्त नहीं होगा। वो वेन्यू दिया गया उस कमीशन को। इसलिए जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसने, उस रिपोर्ट का नाम है आयरन माउंटेन रिपोर्ट। उसके विभिन्न बिंदु हैं, उसका 2 बिंदु की चर्चा मैं करूँगा। जो रिपोर्ट आया रिसर्च के बाद, जो रिसर्च सबमिट किया गया इंपीरियलिस्टिक ऑफिस में, उसका फर्स्ट लाइन था फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंपीरियलिज्म ऑर्गेनाइज्ड वॉर इज एसेंशियल। हिंदी में साम्राज्यवाद के अस्तित्व के लिए व्यवस्थित युद्ध जरूरी है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग अपने मन में। ये जो आज युद्ध हो रहे हैं यूक्रेन और रशिया, जो भी युद्ध हो रहे हैं, ये नेचुरल युद्ध नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड वॉर है, नंबर 1। नंबर 2, उस रिपोर्ट में एक बिंदु पर रिपोर्ट था कि यह जो गरीबी है, दुनिया की गरीबी, वो इतना सस्ता प्रोजेक्ट है कि एक चुटकी में विश्व की गरीबी खत्म की जा सकती है। लेकिन चूंकि इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस के हित में वो नहीं था, इस प्रोजेक्ट को नहीं लिया जा रहा था। ये दिस वाज ए 1 पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या था, और कहिए क्या पॉइंट है, यहाँ चर्चा की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट था, एक क्वेश्चन उसी कमीशन ने रेज किया कि हु इज द एनिमी ऑफ इंपीरियलिज्म। ये जो साम्राज्यवाद है उसका दुश्मन कौन, क्वेश्चन भी उसने रेज किया, और उत्तर जो दिया उन्होंने वह इस टॉपिक से संबंधित है। उसका उत्तर था कि वैल्यू ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल्स आर द एनिमी ऑफ इंपीरियलिज्म। मूल्य मूलक जो बुद्धिजीवी हैं, मूल्य परक बुद्धिजीवी हैं, वो इंपीरियलिस्टिक साम्राज्यवाद के लिए दुश्मन है। अब ये मूल्य मूलक इंटेलेक्चुअल कौन है? यही जो मूल से जुटा हुआ, मूल से कटा हुआ शब्द है। शॉर्ट में कहेंगे जो ईमानदार है, जो ईमानदार अपनी ईमानदारी को बेचने के लिए तैयार है। आनंद मार के साधक जानते हैं, जब वो साधना सीखते हैं तो वो शपथ लेते हैं
और एक स्पिरिचुअल कमिटमेंट होता है। ये जो वैल्यूड इंटेलेक्चुअल है, ऐसे अनमार में नहीं, अनेकों वैल्यूड इंटेलेक्चुअल है कि जो अपने उसूल के लिए, अपने सिद्धांत के लिए बिकते नहीं। उसको ना तो दो प्रकार की मोरालिटी आप लोग जानते हैं, दो मोरालिटी के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन दो प्रेमिनेंट फैक्टर हैं। शॉर्ट में उसको एक अच्छा शब्द कॉइन किया गया है, सेंसेक्स। सेंसेक्स हम लोग जानते हैं, जहाँ पैसा कोड लगाते हैं सारी दुनिया के लोग, तो सेंसेक्स वर्ड है सेन, SENSEX। इसमें दो शब्द बनता है, एक तो सेंसेक्स बनता है, सेंसेक्स में इकोनॉमिक चक्रव्यूह जो चल रहा है समूची दुनिया में, अनेक देश में इसका अनेक मतलब एक कुबेर और लक्ष्मी की कल्पना जो मन सम्मोहित होकर उसमें मस्त हो गया है और अपना जो नैतिक मूल्य, अपना जो मानविक मूल्य है वो भुला गया है, और उस जो आत्म मुग्धता है, आत्म सम्मोहित होके जो आत्ममुग्ध हो जाते हैं, उस मुग्धता में वो भोगवाद के शिकार हो गए हैं। और वही भोगवाद के शिकार इस डॉगमा के जाल में, इस अंधविश्वास के जाल में है, जिसका नंगा तांडा हम महाकुंभ में देख रहे हैं। सब लोग अपने 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 एंड्रॉयड पर देख रहे हैं, जो एक बिल्कुल एक मिथ है, एक मैथोलॉजी है। वो तो एक अमृत धराचार जगह जगह और डुबकी लगा के उसको किया जाता है। इट इज कम्प्लीटली अनसाइंटिफिक फेनोमेना, इस पर नहीं जाना है। तो ये आयरन मॉनिटर रिपोर्ट का रिपोर्ट है कि वैल्यू ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल्स आर द एनिमी ऑफ इंपीरियलिज्म। ये जो मूल्य मूलक बुद्धिजीवी हैं, जो पैसे के लिए नहीं, हाँ मैं चर्चा कर रहा था सेंसेक्स। एक तो सेंसेक्स होगा, इकोनॉमिक चक्रव्यूह, ये जो अडानी अंबानी है और लोग हैं उनका जो ये चक्रव्यूह है, ये जो द्रोण है, ये जो द्रोणाचार्य है, फिनेंशियल द्रोणाचार्य, उनका चक्रव्यूह संपूर्ण विश्व पर बिछाया गया है। दूसरा SEN को अलग कर दिया, जो सेक्स है, ये जो सेक्स का ये जो परवर्टेडनेस है, इसको आप लोग देख रहे हैं मोबाइल में, हमारे बच्चे आजकल ये जो पॉर्न चल रहा है मोबाइल में, गूगल में, सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वहाँ आनंद मार्ग के सारे चीज़ें लोडेड हैं, अच्छे गुड वर्चूज फैक्टर्स हैं, जिसको नहीं देख के जो मोबाइल में डूबने वाले हमारी नई पीढ़ी, वो पॉर्न एंड अदर्स जो में फंसती जा रही है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ये नेचुरल हो रहा है, ये नेचुरल नहीं हो रहा है। ये जो इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस ऑर्गेनाइज्ड वार वाला रिपोर्ट सुनाया मैंने, ये ऑर्गेनाइज्ड वैल्यू को डिवैल्यू करने के लिए, क्योंकि उसका ही क्वेश्चन और उसका ही आंसर है कि वैल्यू ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल्स आर द एनिमी ऑफ इंपीरियलिज्म। ये जो मूल्य मूलक इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो इंटेलेक्चुअल हैं, एजुकेटेड हैं, एक साइंस टीचर स्कूल या कॉलेज में अच्छा पढ़ा सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसका नैतिक धरातल ठीक सही जगह पर है, उसका हमारे वैल्यू उसके एजुकेशन वैल्यू से मैच नहीं करता है, इन ट्यून विथ नहीं है। हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान जब बन रहा था, भारत के संविधान निर्माताओं ने यह एज्यूम किया कि नया भारत 1947 में आज़ाद हुआ है, 25, 30, 50 वर्ष में इसमें नैतिकता का प्रजन्म होगा। लेकिन आज 70 वर्ष हमारी आज़ादी हो गई। आज आप देख रहे हैं जितने गांव के जो मूर्ख लोग जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें नैतिक वाहन आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये सो कॉल्ड नेता अभिनेता इंटेलेक्चुअल्स हैं, उसमें टॉस लेके ढूंढिएगा तो 1000 में 1 मिलेंगे जिनका नैतिक मूल्य सही स्तर पर है। तो एजुकेशन का जो एजम्पशन था हमारे संविधान निर्माताओं का कि एजुकेशन बढ़ने से, एजुकेटेड होने से मॉरल वैल्यू बढ़ेगा, ठीक इसका रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। जितने लोग एजुकेटेड हुए, जितने लोग नेता अभिनेता हुए, ऑल आर वेल एजुकेटेड, PhD डिप्लोमा और डिग्रीधारी हैं, लेकिन उसका नैतिक मूल्य कहाँ है हम लोग देख रहे हैं। तो एक ग्राफ आया, उस ग्राफ में देखा गया कि 70 वर्ष की आज़ादी का अचीवमेंट यही हुआ कि जितना एजुकेशन में वृद्धि हुआ है उतना नैतिक मूल्य में गिरावट हो गया। तो ये एजुकेशन विदाउट स्पिरिचुअलिटी, विदाउट न्यू ह्यूमैनिज्म का सेंस ग्रहण किए बिना
अगर उस परम मूल्य से अगर कट जाते हैं हमारे एजुकेटेड लोग, हमारे इंटेलेक्चुअल्स लोग, तो ये मूल्य का धराशायी होना एक सामान्य घटना है। उसी के कारण हमारे बच्चों में, हमारे बीच में, संपूर्ण धरती पर, भारत इसके ज़्यादा गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन संपूर्ण धरती में ऐसी बात है। तो ये मैं कह रहा था कि ये जो आयरन माउंटेन रिपोर्ट है, आप लोग भूल से भी मत समझिए कि हमारा नैतिक मूल्य नेचुरली गिर रहा है। नेचुरली ठीक है, नेचुरली भी कुछ गिर रहा है, और ये 3 कारणों से कारण गिर रहा है। मैं गिना दूँ शॉर्ट में कि ये जो हमारी रिलीजियोसिटी है, ये जो तथाकथित धर्म है, इसको 1 मिनट और थोड़ी सी मैं व्याख्या करना चाहता हूँ। हम लोग जानते हैं कि हमारे मन का विषय जैसा होता है, हमारा मन भी वैसा हो ही जाता है। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचेगा वैसा आप हो जाएगा। तो आप मंदिर, मस्जिद या किसी सो कॉल्ड रिलीजियस जो टेम्पल्स है उसमें जाइए, और उसमें एक डाटा प्रोक्योर किया गया, एक डाटा लिया जाता है ना एजेंसी के द्वारा, वर्ल्ड में एक डाटा मांगा गया कि ये जो मंदिर डिफरेंट रिलीजियंस है, टेम्पल्स में लोग जाते हैं, उनसे जाके पूछो कि वो चाहते क्या है अपने अपने भगवान से, जिनका जो भगवान है। डाटा आया कि सब चाहते हैं लड्डू, पेड़ा, केक, डिग्री, और जितनी चीजें उनकी मांग का विषय है वो मैटर है। तो इसका मतलब मन का विषय है मैटर। मन का विषय जब मैटर है, लड्डू पेड़ा है, तो उसके मन का कन्वर्सन भी लड्डू पेड़ा और मैटर में हो ही जाएगा। जिस पर अहलिया पत्थर बन गई। ये स्पिरिचुअल साइंस या साइंस का भी फिनोमेना है, साइंस भी ऐसा कहता है। तो वो कन्वर्सन हो रहा है। ये जो तथाकथित रिलीजियोसिटी है, जिसका नंगा नाच हो रहा है संपूर्ण धरती पर, और जिसके आगोश में, जिसके व्यामोह में व्यामोहित होकर समूची मानवता परेशान है, और उसका नैतिक मूल्य का क्षरण हो रहा है, उसमें गिरावट हो रही है, और इतना स्वीटली हो रहा है, इतना मधुर रूप से हो रहा है कि हमें कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, हमको पता ही नहीं है कि हम उस अमृत के लिए तड़प रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आयरन माउंटेन को पास रखेगा, और मूल्य के लिए हम सभी मनुष्य, घास लड़ने वाले हों, मूर्ख हों, काले हों, गोरे हों, छोटे हों, बड़े हों, ऑल आर द डीएनए ऑफ परम पुरुष, और सब में ये जो भूमा का परम रस का जो टटकाव है वो हो रहा है। ये हमारे जो नेचुरल वृक्ष है अपना जीवन रस लेते हैं भूमि से, और हमारा जो मन, हमारा जो इंटरएक्टिव कॉन्शसनेस है वो भूमा से वो रस ग्रहण कर रहा है। अंत में मैं थोड़ा सा और ये मोरल वैल्यू के बारे में थोड़ी सी 5 मिनट चर्चा करूंगा। मुझे स्लिप आ गया है कि नैतिक मूल्य है, तो इसमें 2 वर्ड है। एक है इसको इथिक्स बोलते हैं। इथिक्स को हिंदी में बोलते हैं नीति शास्त्र। ये नीति शास्त्र क्या होता है? नीति शास्त्र प्रोफेशनल होता है। जब आप किसी ऑफिस में होते हैं, चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस हो या स्कूल ऑफिस में हो, तो ऑफिस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वहाँ ऑफिस का जो एथिक्स है, एथिकल कोड है, उससे वो गाइडेड होते हैं। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति है कि उसका जो ह्यूमन वैल्यू है, नैतिक मूल्य है, मोरल वैल्यू है, तो एथिकल वैल्यू और नैतिक मूल्य में टकराहट हो जाती है। और उस टकराहट में, उस रजत रेखा पर, उस सिल्वर लाइन पर हर मनुष्य कंफ्यूज कर जाता है कि हम क्या करें। इस कंफ्यूजन में विश्व पितामह भी फंसे हुए थे, जिसका नतीजा नारियों को भोगना पड़ रहा है। इस पितामह में जुआ खेलते, इसमें युधिष्ठिर भी इसी डायलेमा में फंसे थे, और इसमें गुरु द्रोण भी फंसे थे। और ये फंसान जो है, जो ह्यूमन माइंड मेडिटेटिव हो के अगर कॉन्शियस सेल्फ अवेयर नहीं होगा अपने नैतिक मूल्य के प्रति, तो जो नैतिक मूल्य के आगोश में उसके जाना ही पड़ेगा। तो यह जो इथिक्स है, इथिक्स होता है कि जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, उसमें एक ही उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई एक गार्जियन है, उसका बेटा बहुत बीमार है, उसको ऑपरेशन होना है, और वो गरीब आदमी है, और वो जाता है पता लगाने के लिए पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, जहाँ एक बहुत अच्छा डॉक्टर है जो सक्सेसफुल ऑपरेशन करता है। वहाँ जाके पता करता है कि वहाँ उसके ऑपरेशन का फीस है 5 लाख है, मान लीजिए। फिर एक दूसरा कोई हॉस्पिटल है, उसमें जाके देखता है कि उसका भी स्टैंडर्ड ठीक है, लेकिन उसका ऑपरेशन फीस है 1 लाख।
लेकिन वो गार्जियन सोचता है कि अपने बेटे के जान के लिए मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, तब वो अपना खेत बेच के अगर वो जाता है एक दूसरे उस हॉस्पिटल में, एक्स हॉस्पिटल में, कि इसमें हम ऑपरेशन करेंगे, पैसा जो भी खर्च हो, अगर वो काउंटर पर जाता है, वो काउंसलर के पास जाता है, उससे पूछता है कि बेटा तुम तो मेरे उम्र के ये हो, मैंने ऐसे ऐसी परिस्थिति में मैं बेटा का ऑपरेशन तुम्हारे यहाँ मैं कराना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सामने ये परिस्थिति है और मैंने ठान लिया है कि यही करूँगा, लेकिन तुम तो प्रोफेशनल हो और तुम जानते हो कि तुम हमको थोड़ा सजेस्ट करो मैं कहाँ जाऊँ। जब उसके सामने क्वेश्चन पोज किया जाता है तो उसके सामने द्वंद्व खड़ा होता है, ये डायलेमा खड़ा होता है। तो उसका जो ऑफिस का एथिक्स है, उसका जो नीति शास्त्र है, कि चूंकि उसका वो पेमेंट लेता है, उसको उसके एथिकल वैल्यू के अनुसार उसको बताना चाहिए कि हमारा ये हॉस्पिटल उचित है, लेकिन उस हॉस्पिटल का नाम जिस डॉक्टर के कारण हुआ है, वो डॉक्टर अगर ट्रांसफर हो गया है, लेकिन वो जो हॉस्पिटल है उसका प्रोमिनेंसी अभी है, तो उस काउंसलर के मन में एक दो सवाल उठेगा। वो कहेगा कि वो जो वाई हॉस्पिटल है जिसमें 1 लाख लगता है, उसका भी स्टैंडर्ड अगर समान ही है, उसमें ऑपरेशन हो ही जाएगा, तब वो गार्जियन पूछता है कि मैं इसमें जाऊं या उसमें जाऊं, बेटा तुम सपोर्ट करो। तब उसका जो मानवीय मूल्य और उसका जो ये नीति शास्त्रिक मूल्य है, इथिकल वैल्यू, एक टकराहट पर आता है। अब वो सोचता है कि इथिक्स के अनुसार, ऑफिस के इथिकल कोड के अनुसार हमें कहना चाहिए कि मेरे हॉस्पिटल में आप कराइए, लेकिन उसका जो नैतिक मूल्य है, उसके हृदय से एक भूख उठता है कि इसका बच्चा है, वो बेटर ऑपरेशन उस हॉस्पिटल में होगा जो मेरा नहीं है लेकिन बेटर होगा। वहाँ इथिक्स और मोरल वैल्यू टकराता है। तो यह जो अगर वो इधर भी कहता है, उसमें भी इथिक्स और मोरल वैल्यू टकराता है, उधर भी कहता है जो इथिक्स और मोरल वैल्यू टकराता है। यह जो टकराहट का प्लेटफॉर्म है, जिस पर हमारे बुद्धिजीवी और सब लोग इनर सेंस में हो जाते हैं, मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ या उसे फॉलो करूँ, तो जहाँ वहाँ प्रबल हो जाता है, आंसर आता है ह्यूमन वैल्यू। तो जब नैतिक मूल्य ह्यूमन वैल्यू से परिचालित होता है, जब ह्यूमन वैल्यू उसका नीति निर्देशक तत्व होता है, तब वो मोरल वैल्यू को जीता है और इथिक्स को नॉर्मल हिसाब से इथिक्स को ऑपरेट करता है। लेकिन एबनॉर्मल सिचुएशन में, जब ह्यूमन सिचुएशन आता है, तो वो अपने मोरल वैल्यू को पसंद करके और उस गार्जियन को बताएगा कि आप वहाँ कर लीजिए। तो यह जो इथिकल वैल्यू और मोरल वैल्यू का टकराहट है, ये सबके अंतर्मन में, ये जो शब्द हैं, लेकिन मैंने कहा ना, अगर शब्द नहीं भी बनता, मनुष्य नहीं भी आते, तो ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड चलता अपने प्राकृतिक नियम के अनुसार। यह जो भूमा की व्यवस्था है, यह जो भूमि रस की व्यवस्था है, ये किसी मनुष्य का मुख देख के नहीं है, किसी इंटेलेक्चुअल का। ये इंटेलेक्चुअल ये जरूर करते हैं अपने बोधि और बुद्धि का प्रयोग करके। यह जो नेचुरल सृष्टि की धारा है, एको हम बहुश्याम की धारा है, उसमें एक एक्सपेडाइट करता है, तो उसको एक्सेलरेट करता है, और अगर उसका पॉजिटिव माइंड होता है तो वह एक्सेलरेशन और आगे बढ़कर वो जो माइंड है, उसको वो जो परम बंधु है लिए चले, उस मन को लिए चलता है। टू लीड, बंधु है लिए चलो, लेते चलो, ले मीन्स टू लीड, लेते चलना। तो यह जो इथिकल वैल्यू है, मैं लास्ट छोड़ूंगा 2 मिनट में, कि भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी ने इथिक्स के मामले में भी एक नियो इथिक्स दिया है। माइक्रोबायोटा का विज्ञान जो उन्होंने दिया है, माइक्रोबायोटा पुस्तक में, अपने मार्गी बंधु से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको पढ़ें। एक उनका प्रवचन है, न्यू एथिक्स ऑफ मल्टीलेटरल सेलिब्रेशन। तो यह जो एथिक्स है, संपूर्ण दुनिया का एथिक्स, यह फ्लॉप कर गया है, इसलिए भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी ने न्यू एथिक्स दिया, न्यू एथिक्स ऑफ मल्टीलेटरल सेलिब्रेशन। मानवीय मनीषा की चेतना के लिए 90 न्यू एथिक्स, उसमें 2 वर्ड में कहूँगा, उसके बाद में क्या है वो न्यू एथिक्स। बाबा बोलते हैं कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल पेबुलम, हाँ वो हिंदी में, जो हम दाल भात जो भी खाते हैं, तो साधक जीवन जीने के लिए, साधक ही नहीं, अगर कोई भी मनुष्य साधक हो या नहीं हो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी कल्ट, जो भी अपने मन का अगर विस्तृति वो चाहते हैं,
तो उसका फूड सिलेक्शन करना चाहिए कि हमें तामसिक फूड चाहिए, सात्विक फूड चाहिए या राजसिक फूड चाहिए। ये तामसिक, सात्विक, राजसिक भी ये जो सो कॉल तथाकथित धार्मिक टर्मिनोलॉजी के लोग इसको रिफ्यूज करते हैं, या जो सेकुलर लोग हैं, या जो ये एथेइस्ट लोग हैं, या जो ये क्या कहते हैं, वो जो एग्नोस्टिक लोग हैं, वो इस टर्म को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस भोजन से ज्यादा हीट जर्मिनेशन होता है उसको कहते हैं राजसिक, और जिसमें एक्सेसिव हीट और होता है उसको तामसिक कहते हैं। जिसमें नॉर्मल हीट होता है, जिसमें हमारा लिवर एट रेस्ट रहता है और हमारा बॉडी सिस्टम एट रेस्ट होके उसको कहते हैं सात्विक भोजन। तो इसको कहते हैं कार्बोनिक फेबुला। बाबा बोलते हैं कार्बोनिक फेबुला फूड से अगर मेडिटेटिव माइंड होना है, अगर अपने मूल के निकट, अपने मूल्य से जाना है, नैतिक मूल्य से, तो अपने फिजिकल पेबुलम को देखना पड़ेगा, उसका गुड सिलेक्शन करना पड़ता है। दूसरा टर्म, नया टर्म उन्होंने दिया है इस धरती के लिए, नॉन कार्बोनिक फेबुला। नॉन कार्बोनिक फेबुला ना, जैसे कर हम भोजन खाते हैं तो हमारा शरीर बनता है। कहा गया है, अंग्रेजी में साइंस कहता है कि आवर बॉडी इज ए डिपोजिट ऑफ आवर इंटेक। जो हम ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, उसका ये डिपोजिट है, ये हमारा न्यूरल नेटवर्क है। उसी तरह हमारा जो मेंटल स्ट्रक्चर है, उसके लिए नॉन कार्बोनिक फेबुला की जरूरत है, अकार्बनिक आभोग की जरूरत है। अकार्बनिक आभोग क्या है? वो है स्पिरिचुअल साइंस को आत्मसात करना, और स्पिरिचुअल साइंस या न्यू ह्यूमनिस्टिक साइंस को आत्मसात करके उसे अपने जीवन में जीना और उतारना। तो ये बोलते हैं न्यू एथिक्स में कि कार्बोनिक फेबुला और नॉन कार्बोनिक फेबुला दोनों में एक हैप्पी एडजस्ट और बैलेंस ब्लेंडिंग होना चाहिए। न्यू एथिक्स का एक पॉइंट है, केवल दो पॉइंट उन्होंने दिया है, और ये जो न्यू एथिक्स दिया है उन्होंने संपूर्ण ग्लोब के लिए दिया है। ग्लोब ही नहीं कहे, इस यूनिवर्स में जितने जहां जहां मानव होंगे उसके लिए न्यू एथिक्स है। वो बोलते हैं वन ऑफ द पॉइंट कि ये कार्बोनिक फेबुला और नॉन कार्बोनिक फेबुला में हैप्पी एडजस्टमेंट होना चाहिए और बैलेंस ब्लेंडिंग होना चाहिए। नंबर 2 उन्होंने क्या, ये नंबर 2 था। नंबर उन्होंने कहा कि ये जो मैक्रोकॉस्मिक एंटिटी, वो वर्ड बोलते हैं माइक्रोवेटर साइंस में, जिसका हिंदी होता है वह जो घूमा सकता है, वह जो परम चैतन्य है, उसको अपने जीवन का डेस्टिनेशन बनाना पड़ेगा, उसको जीवन का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट जो है उसके अनुसार ये जब इस इथिक्स को, इस सामूहिक कॉर्पोरेट इथिक्स को जब फॉलो करेगी दुनिया, तब नियो इथिक्स के तहत नियो मॉरलिटी का प्रजन्म होगा, और उस नियो मॉरल वैल्यू का प्रजन्म होने के बाद ही उसके जिसका प्रजन्म उन्होंने दे ही दिया है, ये हम लोगों का ये कर्तव्य है कि ये नियो एथिक्स और नियो मॉरलिज्म, नियो मॉरल वैल्यू को इस्टेब्लिश करने के लिए इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। और हमारा जो मानवीय स्ट्रक्चर है, यह जो हमारा हम कल्पतरु हैं, अपना परम रस अपने सहस्रार चक्र से लें और ये कार्बोनिक फेबुला हमारे नीचे से लें, इसका हैप्पी एडजस्टमेंट करके हम लोग आगे बढ़ें। और बाबा ने एक गाना दिया है, उसके बाद 1 मिनट और लूंगा, बहुत रिक्वेस्ट करके आप लोगों से मांग रहा हूँ कि बाबा जब जेल में थे उन्होंने एक प्राउड सॉन्ग दिया, उसमें मॉरलिटी की चर्चा है। वो बोलते हैं, अंग्रेजी में गाना है, हिंदी में बोल दूंगा, ज़्यादा समूचा गाना नहीं बोलूंगा। वो बोलते हैं मॉरलिटी इज द डिमांड ऑफ द डे, प्राउड द क्राई ऑफ द सफरिंग ह्यूमैनिटी। ये जो प्रोटेस्टिक मॉरलिटी है, ये जो नियो मॉरलिटी है, नियो मॉरलिटी की वैल्यू है, उसकी चर्चा उन्होंने प्राउड सॉन्ग में की है। तो वो जो प्राउड सॉन्ग है उसके और सेकेंड स्टेज में जो है वो जिस तरफ उनकी इशारा है, थोड़ा मैंने संकेत दे दिया है। उसका फर्स्ट लाइन है, एक्सपेल द एक्सप्लॉइटर फ्रॉम फिजिकल स्ट्रेटम। ये जो भौतिक क्षेत्र में जो एक्सप्लॉइटर हैं उसको एक्सपेल आउट करो। एक्सपेल द ब्रूट फ्रॉम साइकिक स्टेशन। ये जो मनोलोक में जो ब्रूट हैं, वो जो आयरन मोंटन रिपोर्ट है ना, जिसमें जो कहते हैं ना वैल्यू ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल, जो नॉन वैल्यू ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल हैं, दे आर द ब्रूट ऑफ दिस सोसाइटी, ऑफ दिस ग्लोब। तो बाबा बोलते हैं एक्सपेल द ब्रूट फ्रॉम
साइकिक स्ट्रक्चर, मानसिक मनोलोक से उसको हटाओ, एक्सपेल करो और एक्सपेल द पैरासाइट फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपेराइट। उन्होंने पैरासाइट वर्ड उन्होंने दिया है। पैरासाइट हम लोग जानते हैं परजीवी होता है, जैसे नीम के गच्छे पर आप पैरासाइट देखते हैं ना, वो लत्तर जो होता है उसका जड़ नहीं होता, नीम के वृक्ष से वो रस लेता है। तो ये जो तथाकथित ये रिलीजियस हेड्स हैं, ये जो बाबा हैं, ये जो विभिन्न तथाकथित लोग हैं जो है, उसकी चर्चा मैं ज्यादा नहीं करूंगा। ये जो स्यूडो रिलीजियस हेड हैं, ये पैरासाइट्स हैं और ये ऐसे भूख कर दीमक की तरह हमारे स्ट्रक्चर, समाज स्ट्रक्चर में घुसे हुए हैं, जो अंदर से खोल कर रहे हैं, हमें पता नहीं है और हमें डुगडुगी बचाकर नचाना चाह रहे हैं। पाप का पुण्य का लॉलीपॉप दिखा के और पाप का पनिशमेंट देके हमको डरा के स्वर्ग और नरक का भय दिखा के सारी मानवता को तबाह कर रहा है। वैसे पैरासाइट, एक्सपेल द पैरासाइट फ्रॉम स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर। तो इन चीजों को याद रख के हम लोगों को आगे बढ़ना है। हम लोगों को इन्हें संपूर्ण धरित्री के जो भी कॉन्शियस लोग हैं, जो आत्म जागरूक हैं, यहाँ मैं करूंगा ये जो इथिक्स है इसके 3 पार्ट हैं। एक है नैतिक पार्ट, एक है अनैतिक पार्ट है, एक निर्नैतिक पार्ट। ये तीनों उसमें उसका हिंदी है कि एक सहानुभूति, एक है समानुभूति, अंग्रेज में उसको सिंपैथी कहते हैं, सहानुभूति को एम्पैथी कहते हैं, समानुभूति को समानानुभूति और आत्मानुभूति। ये आत्मानुभूति करके और तीनों के जो तीनों के नाम पर जो शब्द का जंजाल खड़ा करके जो ये चक्रव्यूह रच सके, कहीं ये एकलव्य का अंगूठा काटा जा रहा है, कहीं द्रौपदी का चीरहरण होता है, उसको हम इंटेलेक्चुअल अफेयर होके ये करना पड़ेगा। और हम सक्षम हैं, परम पुरुष की कृपा से हम लोग मेडिटेटेड होके वो कर सकते हैं। और लास्ट में हमारी बनावट क्या है, हम लोग कहलाओं का रस कदम जानते हैं। स्पिरिचुअली हम लोगों का मॉडल है, हर मनुष्य का मॉडल है। ये रस कदम कैसा होता है, उसके भीतर में एक रसगुल्ला होता है ना, उसके ऊपर में खोआ का परत होता है और उसके ऊपर में क्या होता है, खसखस का दाना होता है। तो दैट इज अवर स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्ट्रक्चर, कल्पतरु का यही स्ट्रक्चर है। भीतर में परम स्रोत से बहता हुआ रसगुल्ला है, उसके ऊपर ये न्यू ह्यूमनिस्टिक हुआ है और उसका ये प्रोटिस्टिक ये क्या कहते हैं, खसखस का दाना है। ये हमारा मॉडल है। ये इसलिए भगवान कृष्ण को भी रसकदम ही पसंद था, हम लोग जानते हैं। एक सिंबॉलिक बात है लेकिन मैं चर्चा कर दूं, ये रसकदम की तरह हमारा स्ट्रक्चर है और हम कल्पतरु हैं। इस चीज का एहसास करके अपने मनन और चिंतन में ला के, और हम लोगों को वो स्टेमिना है, हम उसी हनुमान की तरह हैं जिसमें सारी समस्त इनफिनाइट पोटेंशियल हमारे में हैं, लेकिन हनुमान को जब जगाया जाता था तब वो जंप करता था। तो हम लोगों को भी जगाने की जरूरत है। हम भी अपने पड़ोसी के, अपने विश्व को, समाज को जगाएं कि तुम रस कदम की तुम्हारा स्ट्रक्चर है और तुम कल्प वृक्ष हो। अपने को एहसास करो, मेडिटेशन करो और इस नैतिक वैल्यू, यह जो नैतिक मूल्य है, यही एकमात्र निदान है जो कंपैशन की धारा है, कंपैशनेट धारा, जिसको कृषि से अगर हम माइनस करें तो वह भी बालू जैसा सूखा हो जाता है। और ये जो साधना प्रणाली है उससे भी अगर संवेदना माइनस हो जाए तो जो हर्ष होता है वही हर्ष संपूर्ण ग्लोब का होने वाला है। इसका परम दायित्व हम लोग मिनी बाबा हैं, हम लोग डीएनए है परम पुरुष के लिए। वे वी कैन डू, वी मस्ट डू। इसी के साथ मैं आप लोगों से